हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जो लिया हूं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। इसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए भाई देखते हैं। किसने आज के युग को अतिमारकता का युग कहा है? किसने आज के युग को अतिमारकता का युग कहा है? ये जॉर्ज कैनन ने कहा है, या हेंस जे मार्गेंथाउ ने कहा है, या ए अप्पादोराई ने कहा है, या मैक्स लर्नर ने? तो किसने कहा आज के युग को अतिमारकता का युग? तो भाई आज के युग को अतिमारकता का युग कहने वाले विचारक थे मैक्स लर्नर। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देख लें। अंतर्राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। प्रश्न नंबर 2 का देखें। प्रकृति है, साधन है, लक्ष्य है, या उपयुक्त सभी है? राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है भाई। प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रीय हित, या शांत अनुसंधान, या संघर्ष, या शक्ति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है भाई। क्या नहीं है? शांत अनुसंधान। प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले सख्त संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है? किसने कहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले सख्त संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो पामर और पार्किंस ने कहा, या जेम्स रोजनाउ ने कहा, या मार्गेंथाउ ने कहा, या चार्ल्स श्लाइचर ने कहा? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर करें भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले सख्त संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले भाई मार्गेंथाउ महोदय थे। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। किसने कहा है कि राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है? प्रश्न नंबर 5 देखें। किसने कहा है राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है? प्रश्न नंबर 5 देखें। तो देखें भाई, ये सोंडरमैन ने कहा, या थॉमसन ने कहा, या रॉबर्ट स्टार्ट ह्यूम ने कहा, या पामर और पार्किंस ने कहा? राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है, ऐसा विचार देने वाली भाई कौन है? तो ऐसा विचार देने वाली भाई सोंडरमैन है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, सोंडरमैन। प्रश्न नंबर 6 पे देख लें। प्रश्न नंबर 6 में देखें भाई, कौन सा वक्तव्य गलत है? कौन सा वक्तव्य गलत है? प्रश्न नंबर 6 में देखें, कौन सा वक्तव्य गलत है? अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। ये तो भाई चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। ऑप्शन 7, जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहता है उसे कुछ अंशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन द देख लें।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक पहलू है। भाई इसमें चारों ऑप्शन देखने पे आप देखेंगे कौन सा वक्तव्य गलत है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संघर्ष है। ये भाई सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। ये भी भाई सही है। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहता है उसे कुछ अंशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करना चाहिए। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन डी देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक पहलू है। यही गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले आचार्य पद को सुशोभित करने वाले थे। 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले आचार्य पद को सुशोभित करने वाले कौन थे भाई? प्रश्न नंबर 7 देखें। तो फेलिक्स ग्रास थे, या हंस जे मार्गेंथाउ थे, या जेम्स रोजनाउ थे, या अल्फ्रेड जिमर्न थे। जिमर्न। चलिए भाई प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले आचार्य पद को सुशोभित करने वाले भाई अल्फ्रेड जिमर्न थे। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 देख लें। अपनी शैशवावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय की किससे अधिक निकटता रही है? अपनी शैशवावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय की किससे अधिक निकटता रही है? तो आनुभविक सिद्धांतकारों की, या विद विशेषज्ञों की, या राजनयिक इतिहासकारों की, या राजनीतिक सुधारकों की। तो चलिए भाई इस ऑप्शन को चारों को देखते हैं। राजनीतिक सुधारकों, राजनयिक इतिहासकारों, आनुभविक सिद्धांतकारों की, विद विशेषज्ञों की। तो अपनी शैशवावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का किससे अधिक निकटता रही है? तो निकटता रही है भाई राजनयिक इतिहासकारों की। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम का निम्नलिखित लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखें। तो क्या लक्षण नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम का निम्नलिखित लक्षण नहीं है। तो क्या नहीं? ऑप्शन आ देखें, संस्थावादी विधवादी अध्ययन पर जोर, ये लक्षण है भाई। नैतिक मानदंडों की ओर झुकाव, ये भी था। विश्व सरकार की आवश्यकता प्रतिपादित करना, ये भी था। सख्त राजनीति का प्रबल पोषण करना, यही लक्षण नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। निम्नांकित अध्ययन अनुसंधान आदर्शवादी उपागम से संबंधित नहीं है। भाई देखें, निम्नांकित अध्ययन अनुसंधान आदर्शवादी उपागम से संबंधित नहीं है। तो अल्फ्रेड जिमर्न का राष्ट्र संघ पर किया गया अनुसंधान ये संबंधित है। E.H. कार एवं क्विंसी राइट के अध्ययन भाई ये संबंधित नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। फिलिप नोएल बेकर का विश्व निरस्त्रीकरण पर किया गया अनुसंधान ये भी संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी राष्ट्रहित है, जिसे केवल सख्त के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? तो ये कहने वाले
अल्फ्रेड जिमर्न हैं, या फिलिप नोएल बेकर हैं, या हैंस जे मॉर्गनथाउ हैं, या जेम्स शार्टवेल हैं। तो ये विचार व्यक्त करने वाले हैंस मॉर्गनथाउ हैं, हैंस मॉर्गनथाउ। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान। परंपरागत, ध्यान देना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें भाई। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाला विद्वान कौन है भाई? तो मार्टन कैप्लान हैं, या क्विंसी राइट हैं, या रेमो आरो हैं, या रिचर्ड स्नाइडर हैं। प्रश्न नंबर 12 में चलो ये भाई, परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान रेमो आरो हैं, रेमो आरो। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। किसके द्वारा 1966 में प्रकाशित लेख से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावाद और विज्ञान के विवाद का श्री गणेश हुआ? प्रश्न नंबर 13 में देख ली भाई, किसके द्वारा 1966 में प्रकाशित लेख से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावाद और विज्ञान के विवाद का श्री गणेश हुआ? तो ये मार्टिन वाइट के लेख से, या एच कार के लेख से, या चार्ल्स श्वार्ज़ेनेगर के लेख से, या हेडले बुल के लेख से। तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये हैं भाई, किसके लेख से है? तो ये प्रश्न नंबर 13 में का ऑप्शन द आपका सही होगा, हेडले बुल के लेख से हुआ है ऐसा श्री गणेश। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। परंपरावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के गुणों के प्रश्न को सबसे पहले किसने अपने विचारों का केंद्र बनाया? प्रश्न नंबर 14 देखें। परंपरावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के गुण और अवगुण के प्रश्न को सबसे पहले किसने अपने विचारों का केंद्र बनाया? तो इससे ही संबंधित प्रश्न अभी ऊपर वाला था, इसके पहले वाला था, ये केंद्र बनाने वाले थे हेडले बुल। अभी सेम प्रश्न था, बस केवल आपको घुमाया गया था इसमें। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाइए। बुल के अनुसार परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार क्या है? बुल के अनुसार परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार क्या है? दर्शन, इतिहास और कानून, मॉडर्न निर्माण की प्रवृत्ति, परिशुद्धता और परिसीमन पर जोर, या सामान्य सिद्धांत का निर्माण। तो बुल के अनुसार परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार है दर्शन, इतिहास और कानून। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाए भाई। किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बुल जैसे परंपरावादियों पर प्रहार किया? बुल जैसे परंपरावादियों की आलोचना करने वाले कौन है भाई? प्रश्न नंबर 16 में देखें तो ये मार्टन कैप्लान हैं, या हैंस जे मॉर्गनथाउ हैं, या स्टैनले हॉफमैन हैं, या हेनरी किसिंजर हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बुल जैसे परंपरावादियों पर प्रहार किया था मार्टन कैप्लान ने। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। किसका वक्तव्य है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है तो राजनीति विज्ञान की तो सीमा रेखाएं ही मिट सी गई हैं। प्रश्न नंबर 17 में ये विचार किसका है? किसका वक्तव्य है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है तो राजनीति विज्ञान की तो सीमा रेखाएं ही मिट सी गई हैं। तो ये विचार व्यक्त करने वाले थे भाई आर.एन. रोजक्रेंस, आर.एन. रोजक्रेंस। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? यथार्थवादी सिद्धांत का
प्रमुख प्रवक्ता कौन है? E.H. कार हैं, या जॉर्ज कैनन हैं, या हेडली बुल हैं, या हैंस जे मॉर्गेनथाउ हैं? तो यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता भाई हैंस जे मॉर्गेनथाउ हैं। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण निम्नांकित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण निम्नांकित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानता है। तो संप्रभुता को मानता है, या राष्ट्रीयता को, या शक्ति को, या सख्त अनुसंधान को? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण भाई शक्ति को मानते हैं। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। मॉर्गेनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? मॉर्गेनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवादी के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? प्रश्न नंबर 20 में बताएं भाई। तो ये 8 नियम प्रतिपादित किए, या 6, या 5, या 4? तो मॉर्गेनथाउ द्वारा दिया गया 6 नियम है भाई, 6 नियम। प्रश्न नंबर 20 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। मॉर्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं है। 6 सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है भाई? तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन देखें भाई। तो ऑप्शन आ देखें, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी विषय नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। ये भाई शामिल था। राष्ट्रीय हितों को शक्त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये भी शामिल था। राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों के ध्येय की ओर बढ़ना चाहिए, ये शामिल नहीं था। ये नैतिकता की बात नहीं करता, शक्ति की बात करता है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। किसने मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत को पावरमानिज्म की संज्ञा दी है? किसने मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत को पावरमानिज्म की संज्ञा दी है? तो स्टैनले हॉफमैन ने दिया है, या केनेथ वाल्टेज ने, या रॉबर्ट टकर ने, या हैरोल्ड स्प्राउट ने? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर दें भाई। तो मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत को पावरमानिज्म की संज्ञा देने वाले स्टैनले हॉफमैन हैं। प्रश्न नंबर 22 में ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले विद्वानों में प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले विद्वान प्रमुख हैं। कौन है विद्वान भाई? प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो केनेथ वाल्टेज, या जॉर्ज लिस्का, या हैंस जे मॉर्गेनथाउ, या हेडले बुल? प्रश्न नंबर 23 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले, संतुलन सिद्धांत के भाई अपनाने वाले जॉर्ज लिस्का हैं, जॉर्ज लिस्का। प्रश्न नंबर 23 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। रिचर्ड स्नाइडर, H.W. वक्र और बर्टन शापिन ने विदेश नीति के अध्ययन में जोर दिया था। किस पर जोर दिया था भाई? प्रश्न नंबर 24 में देखें। तो व्यवस्था विश्लेषण पर, या खोज सिद्धांत पर, या आदर्शवादी उपागम पर, या निर्णय परक विश्लेषण पर? तो भाई उत्तर देने का प्रयास करें। रिचर्ड स्नाइडर, H.W. वक्र और बर्टन शापिन ने विदेश नीति के संबंध में विदेश नीति के अध्ययन में जोर दिया था निर्णय परक विश्लेषण पर। प्रश्न नंबर 24 में ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। निम्नांकित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान मानता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान मानने वाला विचारक कौन है? तो ये आप बताएं। केनेथ वाल्टेज, केनेथ थॉमसन, या क्विंसी राइट,
या FMC नीरथॉप या स्टैनले हॉफमैन। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान मानते हैं FSC नॉर्थरॉप। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। रिचर्ड स्नाइडर निर्णय प्रवक्ता है, निर्णय से संबंधित है भाई, रिचर्ड स्नाइडर। फिर मार्गेंथाउ का संबंध भाई आदर्शवाद नहीं भाई, मार्गेंथाउ का संबंध यथार्थवाद से है। मार्गेंथाउ का संबंध यथार्थवाद से है, यथार्थवाद से, आदर्शवाद से नहीं है। बस यही सुमिलित नहीं है, ये ऑप्शन बा नहीं सुमिलित है। मार्टन कैप्लान व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं, रिचर्ड स्नाइडर निर्णय से, जॉर्ज लिस का संतुलन से संबंधित हैं। संबंधित बा वाला नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। किसका वक्तव्य है कि संतुलनकारी प्रक्रम, किसका वक्तव्य है कि संतुलनकारी प्रक्रम सदा संतुलन के आसपास घूमता रहता है, पर यह संतुलन पर पहुंचता कभी नहीं। प्रश्न नंबर 27 पे ऑप्शन देख लेते हैं। कैप्लन ने कहा, या जॉर्ज लिस ने, या J.S. शुम्पेटर ने, या स्टैनले हॉफमैन ने। किसका कथन है कि संतुलनकारी प्रक्रम सदा संतुलन के आसपास घूमता रहता है, पर इस संतुलन पर पहुंचता कभी नहीं। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। ये कहने वाले थे J.S. शुम्पेटर। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28 पे, कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? प्रश्न नंबर 28 देख लें भाई। तो ये करने वाले थे 8 या 6 या 5 या 3। तो कैप्लन महोदय ने भाई 6 प्रतिमानों को उल्लेख किया है, 6 प्रतिमान। प्रश्न नंबर 28 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। कैप्लन ने 2 प्रकार के द्विध्रुवीय निकाय की कल्पना की है। कैप्लन ने 2 प्रकार के 2 ध्रुवीय निकाय की कल्पना की है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सख्त संतुलन निकाय और सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय, शिथिल द्विध्रुवीय निकाय और दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय, सार्वभौमिक कार्यकर्ता निकाय और इकाई वीटो निकाय, या दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय और सार्वभौमिक कार्यकर्ता निकाय। तो कैप्लन ने 2 प्रकार के द्विध्रुवीय निकाय की कल्पना की है। वो 2 प्रकार हैं शिथिल द्विध्रुवीय निकाय और दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। कैप्लन के अनुसार कौन से निकाय के निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दोनों प्रकार हो सकते हैं? प्रश्न नंबर 30 में देखें। कैप्लन के अनुसार कौन से निकाय के निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दोनों प्रकार हो सकते हैं? तो दोनों प्रकार सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय, या द्विध्रुवीय निकाय, या इकाई वीटो निकाय, या सख्त संतुलन निकाय। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन भाई ऑप्शन सा नहीं, ऑप्शन आ आपका सही होगा। कैप्लन के अनुसार कौन से निकाय निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दोनों प्रकार हो सकते हैं? तो सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निकाय या व्यवस्था निकाय पर कार्य करने वाले विद्वान कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निकाय या व्यवस्था सिद्धांत पर कार्य करने वाले विद्वान कौन से भाई? तो विद्वान के बारे में आपको बताना है। जॉर्ज कैनन एवं E.H. कार हैं, या चार्ल्स मैक्लेलैंड एवं कैनेथ वोल्डिंग हैं,
या मार्गेंथाउ एवं शुम्पेटर हैं एवं हैडलेबुल एवं हेनरी किसिंजर हैं। तो प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन बा आपका सही होगा, जॉर्ज मैकलेडैन और केनेथ बोल्डिंग। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। किसका मत है कि प्रमाण युग में राष्ट्र राज्य एक पुरानी अप्रासंगिक चीज रह गया है? किसका मत है भाई? प्रश्न नंबर 32 में देखें तो हेडले बुल एवं मार्गेंथाउ का मत है, या कैप्लन और लिस्का का मत है, या क्विंसी राइट एवं रिचर्ड स्टाइनर का मत है, या जॉन हर्ज एवं केनेथ वोल्डिंग का मत है? तो हम आपको बताते हैं जॉर्ज हर्ज एवं केनेथ वोल्डिंग का मत है कि प्रमाण युग में राष्ट्र राज्य एक पुरानी अप्रासंगिक चीज रह गया है। प्रश्न नंबर 32 में ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। निम्नांकित के विचारों का सारांश है कि राष्ट्र राज्य आप प्रतिरक्षा का मार्मिक महत्व का काम पूरा नहीं कर सकता। निम्नांकित के विचारों का सारांश है कि राष्ट्र राज्य आप प्रतिरक्षा का मार्मिक महत्व का काम पूरा नहीं कर सकता है। तो प्रश्न नंबर 33 का भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो स्नाइडर, कैप्लान या हर्ज बोल्डिंग? भाई हर्ज और बोल्डिंग है। प्रश्न नंबर 33 में हर्ज और बोल्डिंग ये ऑप्शन सही होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। हर्ज और बोल्डिंग है। हर्ज और बोल्डिंग के विचारों का सारांश है कि राष्ट्र राज्य अब प्रतिरक्षा का मार्मिक महत्व का काम पूरा नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। कौन सा सिद्धांत गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है? कौन सा सिद्धांत गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है? प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन देख लेते हैं। निर्णय परक सिद्धांत, या व्यवस्था सिद्धांत, या खेल सिद्धांत, या वैज्ञानिक सिद्धांत? तो गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किसे किया है? खेल सिद्धांत। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 35। मार्टिन सुबिक, ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न और कार्ल ड्यूस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित किया है भाई? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर देने तो खेल सिद्धांत प्रतिपादित किया, या व्यवस्था सिद्धांत, या आदर्शवादी सिद्धांत, या निर्णय परक सिद्धांत? तो मार्टिन सुबिक, ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न और कार्ल ड्यूस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित किया है वो है खेल सिद्धांत। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। युक्त स्ट्रेटजी का संप्रत्यय किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रश्न नंबर 36 में भाई तो निर्णय परक सिद्धांत से, या खेल सिद्धांत से, या व्यवस्था सिद्धांत से, या वैज्ञानिक सिद्धांत से? तो युक्त स्ट्रेटजी का संप्रत्यय खेल सिद्धांत से संबंधित है भाई। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। किसने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के परिप्रेक्ष्य में सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया है? किसने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के परिप्रेक्ष्य में सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया है? प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये प्रयोग किया है स्नाइडर ने, या जॉन हर्ज ने, या सेलिंग ने, या मार्गेंथाउ ने? तो अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के परिप्रेक्ष्य में सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग करने वाले हैं सेलिंग महोदय। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38। किसने विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में किया है? प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन देख लें। तो मार्टिन कैप्लान, या जॉन हर्ज, या हंस जे मॉर्गेनथाउ, या सेलिंग? किसने विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में किया है? तो ये भाई करने वाले हैं हंस जे
मार्गेंथाउ। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएं। किसने कहा है कि कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी होती हैं? ये किसने कहा कि कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी होती हैं? तो ये अल्फ्रेड जिमन ने कहा, या जेम्स रोजनाउ ने कहा, या सेलिंग ने, या हैंस जे मार्गेंथाउ ने कहा। तो प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। ये हैंस जे मार्गेंथाउ ने कहा कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी होती हैं। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40, मार्गेंथाउ ने कितने प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है? मार्गेंथाउ ने कितने प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है? तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन देख लेते हैं। 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार या 2 प्रकार। तो मार्गेंथाउ ने 3 प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाएं। विचारधारा के कौन से प्रकार का उल्लेख मार्गेंथाउ ने नहीं किया है? विचारधारा के कौन से प्रकार का उल्लेख मार्गेंथाउ ने नहीं किया है? प्रश्न नंबर 41 देख लें भाई। तो यथास्थिति की विचारधारा का उल्लेख किया है, साम्राज्यवाद की विचारधारा का उल्लेख किया है, अस्पष्ट विचारधारा का उल्लेख नहीं किया है, अस्पष्ट विचारधारा का उल्लेख किया है। तो प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं हैं और ना ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु हैं, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं। यह वक्तव्य किसका है? प्रश्न नंबर 42 में भाई ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड पामर्स्टन का है, या विंस्टन चर्चिल का, या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का, या जवाहरलाल नेहरू का। हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं हैं और ना ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु हैं, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। ये विचार व्यक्त किया था लॉर्ड पामर्स्टन ने। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बतलाए हैं? थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बतलाए हैं? तो ये 8 प्रकार, या 6 प्रकार, या 5 प्रकार, या 4 प्रकार। तो थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बतलाए हैं भाई? तो ये बताए हैं 6 प्रकार। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। निम्नांकित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है? निम्नांकित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है? प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन देख लें। तो प्राथमिक हित, या विशेष हित, या गौण हित, या परिवर्तन हित। तो प्राथमिक हित के लिए ये बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बतलाए हैं? अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बतलाए हैं? तो ये 10 अर्थ बतलाए हैं, या 8 अर्थ, या 6 अर्थ, या 5 अर्थ। तो हम आपको बताते हैं। अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन अवधारणा के 8 अर्थ बतलाए हैं। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। किसने शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है? किसने शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है? प्रश्न नंबर 46 में भाई देखें, मार्गेंथाउ ने, या जॉर्ज लिस्का ने, या मार्टिन कैप्लान ने, या मैक्स लर्नर ने। तो शक्ति संतुलन की अवधारणा के विचार को रूप में प्रस्तुत किया है मार्गेंथाउ ने। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 में,
एक सब के लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है भाई? प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन देख लें। तो शक्ति संतुलन के लिए, या राष्ट्र संघ के लिए, या सामूहिक सुरक्षा के लिए, या यूरोपीय संघ के लिए? तो सब एक के लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में भाई? सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएं। किसके अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनयिक ध्येय स्थानीय द्वंद्वों को विश्व युद्ध में बदलना होता है? प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन देखे भाई, तो ये आर्गेंस्की का है, या आइनिस क्लाड का, या हेंस मैर्गेंथाउ का, या मार्टन कैप्लान का? तो सामूहिक सुरक्षा की राजनयिक का ध्येय स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है मैर्गेंथाउ के अनुसार। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 पे आ जाएं। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है, किसने कहा है भाई? सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है, ये किसने कहा? आर्गेंस्की ने, या मार्टन कैप्लान ने, या क्लाड ने, या स्नाइडर ने? तो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है, ये कहा है क्लाड महोदय ने। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 पे आ जाएं। निम्नांकित राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों में नहीं आता। कौन सा नहीं आता? राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों में कौन सा नहीं आ रहा भाई? प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो राजनीतिक युद्ध ये आता है, राजनयिक भी आता है, प्रचार भी आता है, शांतपूर्ण साहस्तित्व नहीं आता, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 51। कौन सा वक्तव्य गलत है? कौन सा वक्तव्य गलत है भाई? तो देखते हैं। निरस्त्रीकरण शब्द भविष्य के हथियारों के नियंत्रण को अपने दायरे में समेटता है, ये सही है। निरस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग मौजूदा अस्त्रों के नियंत्रण के लिए किया जाता है, ये भी सही है। आयुध नियंत्रण शब्द का प्रयोग भविष्य के हथियारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है, ये भी सही है। निरस्त्रीकरण और आयुध नियंत्रण दोनों लगभग समानार्थी हैं, बस यही गलत है, यही सही नहीं है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। कौन सा वक्तव्य गलत है? कौन सा वक्तव्य गलत है? तो निरस्त्रीकरण का प्रयोजन राष्ट्रों को लड़ाई के साधनों से वंचित कर देना है, ये सही है भाई। फिर आगे आ जाइए। निरस्त्रीकरण दृष्टिकोण के अनुसार युद्ध का एकमात्र प्रत्यक्ष कारण आयुधों और शस्त्रों का अस्तित्व है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के दृष्टिकोण से निरस्त्रीकरण और आयुध नियंत्रण एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, बस यही गलत है। आयुधों से युद्ध का जन्म होता है और निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाता है, भाई ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत सा ऑप्शन सा है, और ऑप्शन सा ही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 पर आ जाएं। किसका मत है कि निरस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होती है? प्रश्न नंबर 53 पे आ जाएं। ये मत किसका है कि निरस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होती है? क्यूसी राइट का मत है, या सेमूर मेलन का है, या हर्बर्ट हूवर का, या बर्ट्रैंड रसेल का? तो ये निरस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होती है, ऐसा मत क्यूसी राइट महोदय का है। प्रश्न नंबर 53 में ऑप्शन आ सही है। परीक्षण प्रतिबंध संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? परीक्षण प्रतिबंध पर संधि पर कब हस्ताक्षर हुए भाई? तो ये आपको बताना है 1971 में, या 1968 में, या 1965 में, या 1963 में। परीक्षण प्रतिबंध संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 54 पे
ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 55 पे आ जाएं। आणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई? अप्रसार संधि कब संपन्न हुई? तो 1963 में संपन्न हुई, या 65 में, या 1968 में, या 1971 में? तो अप्रसार संधि कब संपन्न हुई भाई? तो ये संपन्न हुई है भाई 1968 में। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 पे आ जाएं। कौन सा जोड़ा गलत है? प्रश्न नंबर 56 में कौन सा जोड़ा गलत है? तो अप्रसाद संधि 1968 में सही है। स्टार्ट प्रथम संधि 1991 में हुई, सही है। स्टार्ट द्वितीय संधि 1993 में सही है। परीक्षण प्रतिबंध संधि 1971 में नहीं भाई, यही गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रमाण अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ? प्रमाण अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो अप्रैल मई 1999, या जून जुलाई 2001, या अप्रैल मई 2000, या अप्रैल मई 2002। तो प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन देखें और उत्तर करें। तो प्रमाण अप्रसार संधि सम्मेलन समीक्षा सम्मेलन अप्रैल मई 2000 में संपन्न हुआ। प्रश्न नंबर 58 पे आ जाएं। कौन सा वक्तव्य गलत है भाई? प्रश्न नंबर 58 में कौन सा वक्तव्य गलत है? तो युद्ध मुक्ता युद्धरत देशों की फौजों के बीच का संघर्ष सही है। युद्ध न केवल फौजों में होता है बल्कि इससे उन देशों के नागरिक भी प्रभावित होते हैं, सही है। दो देशों के बीच युद्ध छिड़ते ही उनके मध्य राजनयिक संबंध विच्छिन्न हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 में ऑप्शन सा ही गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। युद्ध की पुरानी मान्यताओं में अनेक परिवर्तन आ गया है, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 58 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाएं। किसका मत है? युद्ध शुरू करने से पूर्व युद्ध की घोषणा करना आवश्यक है। ऐसा मत किसने दिया कि युद्ध शुरू करने से पूर्व युद्ध की घोषणा करना आवश्यक है? तो प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन भाई देख लेते हैं। तो मार्गेंथाउ का मत है, या ग्रोसियस का, या जॉर्ज कैनन का, या एच कार का? प्रश्न नंबर 59 में देखें भाई किसका मत है। तो युद्ध करने से पूर्व युद्ध की घोषणा करना आवश्यक है, ये मत ग्रोसियस महोदय का है। प्रश्न नंबर 59 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है भाई? प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका निकारागुआ में हस्तक्षेप, सही है। सोवियत संघ अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, सही है। चीन तिब्बत में हस्तक्षेप, सही है। भारत नेपाल में हस्तक्षेप नहीं करता है और बस यही जोड़ा गलत है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61 पे आ जाए। हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है, ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 61 में बताइए आप। लॉरेंस का है, या जैक्सन का, या ओपेनहाइम का, या ब्रियरली का है? हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है, ये कथन भाई ओपेनहाइम महोदय का है। ओपेनहाइम महोदय का। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाएं। कौन सा हस्तक्षेप का प्रकार नहीं है? कौन सा हस्तक्षेप का प्रकार नहीं है? तो कूटनीतिक हस्तक्षेप, या आंतरिक हस्तक्षेप, या मानवीय हस्तक्षेप, या दंडात्मक हस्तक्षेप? तो हस्तक्षेप का प्रकार नहीं भाई, मानवीय हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर 62 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। 63 पे आ जाएं।
दिसंबर 1971 में बांग्लादेश में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? सख्त संतुलन के लिए हस्तक्षेप, या मानवीय हस्तक्षेप, या वित्तीय हस्तक्षेप, या आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप? प्रश्न नंबर 63 का उत्तर करें भाई। तो दिसंबर 1971 में बांग्लादेश में भारत के लिए हस्तक्षेप का कारण था मानवीय हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर 63 में ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाएं। हस्तक्षेप से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? हस्तक्षेप से संबंधित सिद्धांत मुनरो का सिद्धांत है, या आइजनहावर का सिद्धांत है, या ट्रूमैन का सिद्धांत है, या गुजराल का सिद्धांत है? प्रश्न नंबर 64 में तो हस्तक्षेप से संबंधित सिद्धांत मुनरो का सिद्धांत है भाई, मुनरो का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 64 में ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65, पिछले दशकों में अमेरिका के हस्तक्षेप का उदाहरण नहीं है। पिछले दशकों में अमेरिका के हस्तक्षेप का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 65 में ऑप्शन देखें तो क्यूबा में हस्तक्षेप किया है, ग्रेनाडा में किया है, निकारागुआ में किया है, पर श्रीलंका में हस्तक्षेप नहीं किया, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। 65 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। राज्य के अधिकारों से संबंधित सिद्धांत नहीं है। राज्य के अधिकारों से संबंधित भी सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन देखें भाई, तो मान्यता का सिद्धांत, या शक्ति का सिद्धांत, या कर्तव्य का सिद्धांत, या समझौता का सिद्धांत? तो राज्य के अधिकारों से संबंधित सिद्धांत नहीं है, शक्ति का सिद्धांत भाई। प्रश्न नंबर 66 में ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 पे आ जाएं। राज्यों के महत्वपूर्ण अधिकार, राज्यों के महत्वपूर्ण अधिकार कौन है? प्रश्न नंबर 67 में देखें, समानता, स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व, उपयुक्त सभी। तो राज्यों के महत्वपूर्ण अधिकार क्या है भाई? उपयुक्त सभी। समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व भी है। प्रश्न नंबर 67 में ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित राज्यों की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न नंबर 68 में निम्नांकित राज्यों की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। सब राज्य बराबर हैं। नहीं भाई, यही गलत है, नहीं आता है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। आत्मरक्षा का अधिकार है, नवीन राज्य और अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, घरेलू मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार है। तो 68 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69 देख लें भाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राज्यों के आर्थिक अधिकार और तथा कर्तव्य के अधिकार पत्र को कब स्वीकृत किया है? प्रश्न नंबर 69 में देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राज्यों के आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य के अधिकार पत्र को कब स्वीकृत किया है? दिसंबर 1971 में, या दिसंबर 1972 में, या दिसंबर 1974 में, या दिसंबर 1975 में? तो प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, दिसंबर 1974 में। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा करने के मैत्रीपूर्ण साधनों के अंतर्गत नहीं आता है भाई। क्या नहीं आता? शांतिपूर्ण नाकाबंदी, संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय समझौता या समझौता वार्ता, या पंच निर्णय। तो क्या नहीं आता? शांतिपूर्ण नाकाबंदी। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 देखें, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा करने के बाध्यकारी साधनों के अंतर्गत नहीं आता है भाई। तो हस्तक्षेप आता है, सत्य सेवा या मध्यस्थता यही नहीं आता भाई, ये नहीं आता है। प्रत्येघर भी आता है, शांतिपूर्ण नाकाबंदी भी आता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा करने के बाध्यकारी साधनों के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या नहीं आ रहा भाई? सत्य सेवा या मध्यस्थता। प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। डिप्लोमेसी कृत के लेखक कौन है? डिप्लोमेसी कृत के लेखक भाई ओपेनहाइम हैं, या हेलर निकलसन हैं, या हेलर लासबेल, या हेलर लास्की। तो डिप्लोमेसी कृत के लेखक कौन है भाई? डिप्लोमेसी कृत के लेखक हेलर निकलसन हैं।
72 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। वियना कांग्रेस 1875 ने राजनयिक प्रतिनिधियों को कितने श्रेणियों में बांटा? वियना कांग्रेस 1875 ने राजनयिक प्रतिनिधियों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो ये 2 श्रेणी या 3 या 4 श्रेणी या 5, तो ये 3 श्रेणियों में बांटा है। प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन 3, ऑप्शन बा 3 श्रेणियों में। किसको परम श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जाता है? किसको परम श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ये राजदूत को या पूर्व अधिकारयुक्त मंत्री और साधारण दूत को या निवासी मंत्री को या कारदूत को। तो परम श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जाता है किसे? राजदूत को। प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 पे आ जाएं। राजनयिकों की कौन सी श्रेणी को 1818 में एक्स ला सापेल की कांग्रेस द्वारा जोड़ी गई? राजनयिकों की कौन सी श्रेणी को 1818 में एक्स ला सापेल की कांग्रेस द्वारा जोड़ा गया? तो ये निवास मंत्री या कारदूत या राजदूत या पोपदूत, तो कांग्रेस द्वारा जोड़ी गई भाई। ये है प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन आ, निवास मंत्री। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। किसने कूटनीति की अवनति के कारणों की चर्चा की है? किसने कूटनीति की अवनति के कारणों की चर्चा की है? प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन देख लें भाई। तो कूटनीति की अवनति के कारणों की चर्चा मॉर्गनथाउ ने की, या ओपेनहेम ने, या हेलर निकलसन ने, या स्टार्क ने। तो कूटनीति की अवनति के कारणों की चर्चा करने वाले मॉर्गनथाउ महोदय हैं। प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर 77 और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। और वैसे ही प्रश्न उसमें ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं, तुरंत फटाफट उत्तर दिया जा रहा है। इसको सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखें जो परीक्षा हाल में आपसे पूछा जाने वाला है। जो टीजीटी पीजीटी के परीक्षा हाल में पॉलिटी के क्वेश्चन में यही सब पूछे जाएंगे और इसी सब क्वेश्चन में आप लोग मात खा जाते हैं, उत्तर गलत करके चले आते हैं। तो ये शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है? किसी देश की कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति कहा जाता है? प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन देख लें। तो जर्मन कूटनीति को या ब्रिटिश कूटनीति को या फ्रेंच कूटनीति को या मलेशियन कूटनीति को, किस देश की कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति कहा जाता है? तो भाई ये ब्रिटिश कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।